अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत। जी आप नमस्ते। अपनी तमाम तरह की लेखकीय और पत्रकारिता के अतिरिक्त जो सामाजिक कर्म हैं, जिसके बारे में आप बहुत विनम्रता और संकोच से खुल के बात नहीं करते हैं उसमें से आपने समय निकाला। जी और आप तो 1980 के आसपास जी। पत्रकारिता में आए, हम्म, और उसी वो समय है जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण बिहार में अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए अलग अलग करके लागू करने की घोषणा की। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के संदर्भ में अब कही है, कर्पूरी जी ने उसको तभी देख लिया था, और उसको लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ, जी कुछ नासमझी के चलते और कुछ जातिगत पूर्वाग्रहों के जी चलते। जी। लेकिन आप जैसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस समय भी भागीदारी की, तो क्या उस समय की पृष्ठभूमि के बारे में श्रोताओं को थोड़ा बता सकेंगे? जरूर बता सकेंगे। दरअसल एक तो बात हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे मेरे ख्याल से अगर आपका इरादा समाज को बनाने का है और समाज में सही मायने में एक भाईचारा की स्थिति बनाने की है, तो मुझे लगता है कि चीज़ों को पहले समझना चाहिए। जी और ये समझने की शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि भारतीय समाज में आरक्षण की बात आई कहाँ से? जी कोई अचानक से पैदा हुई क्या? जी नहीं। कोई जो थोड़ा सा भी इतिहास नहीं पढ़ता है, जानता है, और बहुत ज़्यादा नहीं, 100 साल का इतिहास जान लो भाई, जी। तो शायद आप आरक्षण पे जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आरक्षण के खिलाफ। खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, शायद वो नहीं करेंगे। तब आप कुछ एक अच्छी कोई राय रखेंगे, कुछ सुझाव रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी जो बनी, वो 1885 में बनी, 1885 जिसको हिंदी में कहते हैं। और 1885 के बाद से जो, और इसी समय सेंसस भी आपके उसी के पहले सेंसस भी हुआ था, उसके बाद से एक मांग उठी कांग्रेस के भीतर कि हम लोगों को ब्रिटिश सरकार से ये मांग करना चाहिए कि भारतीयों को आरक्षण दिया जाए। भारतीयों को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण क्यों भारतीयों को दिया जाए? क्योंकि आपकी पूरी सर्विस में भारतीय नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भारतीयों को तरजीह दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, ये मांग की गई। ठेकेदारी में भारतीयों को जगह दी जाए, यहां तक कि भारतीयों को बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। ये कांग्रेस के दस्तावेजों में आपको हर बार के मांग पत्र में मिल जाएगा। तो अंग्रेज सरकार के सामने बड़ा संकट होता था कि क्या करें, तो उन्होंने कुछ जगह व्यवस्था की और नौकरी भारतीयों को इसी आधार पे फिर कई जगह पे नौकरी मिलने लगी। तो ये आरक्षण का सवाल दरअसल पूरी दुनिया में यह है कि चूंकि हम समान स्तर पे विकास हम लोगों ने नहीं किया है, असमानता की नीतियों के साथ विकास किया है, तो ये सोचा गया खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि भाई हमको एक समान मूलक स्थिति बनानी है, समता मूलक स्थिति बनानी है। तो उसमें ये प्रावधान भी आए कि हमको समता मूलक के लिए क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं। तो उसमें आरक्षण का सवाल भी आया। अमेरिका में जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कालों को आप जगह दीजिए, काले वहां नहीं है, तो काले जगह नहीं है तो कालों के लिए व्यवस्था होती है। महिलाओं नहीं है, महिलाओं को जगह दे दीजिए। ठीक उसी तरह से भारतीय समाज जाति आधार पर गठित समाज है, इसकी पूरी संरचना जाति पर आधारित है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जो पिछड़े रह गए हैं उनको आरक्षण। तो उस समय भी कर्पूरी जब जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में और 74 में जेपी का आंदोलन हुआ। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक आंदोलन के बाद से ये बात निकली कि जो सरकार हमारी बनेगी वो पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए वो एक कमीशन का गठन करेगी, जिसमें कि जो मोरारजी भाई की सरकार में बीपी मंडल आयोग बना। और बीपी मंडल आयोग इसलिए बना कि क्योंकि वो काम काका कालेलकर आयोग को जो करना चाहिए था कांग्रेस के रिजिम में, वो छूट गया था।
जाति गणना हो नहीं रही थी, जबकि काका कालेलकर आयोग ने भी ये कहा था कि आपको जाति गणना करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो हम कैसे करेंगे आरक्षण की व्यवस्था या किसी भी तरह के विशेष अवसर देने की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन उस समय की सरकारों ने शायद उसको उचित नहीं समझा। कर्पूरी जी ने जब 77 में सरकार बन गई तो केंद्र के स्तर पर बीपी मंडल आयोग की घोषणा हो गई थी, लेकिन राज्यों का अपना एक सब्जेक्ट है, उनमें उनके यहाँ भी नौकरियां होती हैं, केवल केंद्र सरकार तो नौकरियां देती नहीं है। तो राज्यों में, कई राज्यों में जो आयोग थे वो बने और उन लोगों ने अपने अपनी अनुशंसाएं दी। बिहार में उस तरह से बना मुंगेरी लाल आयोग, और मुंगेरी लाल आयोग ने सिफारिश की कि पिछड़े वर्ग के लोगों को हमें आरक्षण देना है। पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या मतलब हुआ? जातिगत आधार पे नहीं। आयोग इसीलिए नहीं बना कि आप ये यादव हैं इनको आरक्षण दे दीजिए, ये कोयरी हैं इनको आरक्षण दे दीजिए, कुर्मी हैं इनको आरक्षण दीजिए, इसलिए नहीं। आयोग इसलिए बनता है क्योंकि संविधान में एक प्रावधान है। संविधान में क्या प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आप विशेष अवसर देंगे, नौकरियों में आरक्षण की सुविधा देंगे। ये संविधान में बहस हो चुकी है संविधान सभा में, और उस बहस के ही आलोक में ये कमीशन बना। और कमीशन बनने के बाद ये आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन समाज का हिस्सा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, यानी जिनको पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिली या सुविधाएं अभी कम मिल रही हैं, उन वैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सरकारी सेवाओं में सुविधा दी जाए। तो कर्पूरी जी ने वो मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में उस समय अपनी सरकार में 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की। और उस समय भी फिर ये बात आई कि आरक्षण में कुछ और भी ऐड किया जाए, तो उसमें महिलाओं के लिए भी विशेष तरह से व्यवस्था की गई। वो काफ़ी बड़ी डिबेट है मुंगेरी लाल आयोग की जो अनुशंसाओं को लागू करने का कर्पूरी जी ने फैसला किया। लेकिन वही हुआ विजय जी, वही बात हुई जो मंडल आयोग के समय हम लोगों ने देखा कि जैसे ही कर्पूरी जी ने ये अनाउंस किया उनकी सरकार गिरा दी गई। और सरकार जब चली गई तो आरक्षण के जो विरोधी थे उनको लगा कि तो हमने जीत हासिल कर ली। तो कर्पूरी जी के आरक्षण के समय हम लोगों ने देखा कर्पूरी जी को खूब बेतरह गाली दी जाती थी। खूब हम लोगों ने अपनी आंखों से, मतलब कर्पूरी जी को सामने सामने हम लोगों ने देखा है, माँ बहन तक की गालियां दी जाती थी। इतने गुस्से में लोग, भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, चीज़ों को समझ लो। हम लोग जिस कॉलेज में विजय जी पढ़ते थे उस कॉलेज में एंट्री मना थी, मतलब जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग थे उनको हॉस्टल में तो एंट्री नहीं मिलती थी। आप सोच सकते हैं, अलिखित नियम चल रहे थे। एडमिशन के लिए मुझे कितनी बार प्रिंसिपल से लड़ना पड़ता था ये मैं जानता हूँ, ये एक अलग कहानी है। और उसी समय आरक्षण का विरोध हो रहा है और हमारा इलाका पूरा सामंती इलाका, वर्चस्व एकदम अलग तरह के लोगों का वर्चस्व, उसमें आपको ये बात कहना कि नहीं आरक्षण की व्यवस्था तो होनी चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपने खुद ही बहस की है, आपने खुद ही तय किया है कि हाँ हम अवसर देंगे, तो फिर आप काहे के लिए पंगा कर रहे हो भैया, अड़ंगा लगा रहे हो। तो वो हम लोगों का समय था और उसमें फिर आरक्षण को हम लोगों ने बहुत गहराई से समझा और जाना कि ये आरक्षण क्या होता है। कर्पूरी जी ने निश्चित रूप से जो आरक्षण की जो व्यवस्था की उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे, आगे भविष्य के लिए समझ रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कर्पूरी जी ने एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 की व्यवस्था की। अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यानी कि पिछड़ा भी जो जिसको हम कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, वो केवल ये नहीं कि सब एक तरह से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। भाई आप किसी को अछूत मानते हैं कि यहाँ तक आएगा वो अछूत है, किसी से हाथ मिलाने में अछूत है, यानी कि अछूतपन के लेयर्स होते हैं। ठीक उसी तरह से शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के भी लेयर्स। हर आदमी एक ही तरह से पिछड़ा नहीं है, पूरा समाज सीढ़ीदार तो सीढ़ीदार वो पिछड़ापन शैक्षणिक स्तर पर भी है, सामाजिक स्तर पर भी पिछड़ापन उसी तरह से है। तो कुल मिला के ये कर्पूरी जी ने देखा कि वो तमिलनाडु में व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी थी उसकी, तो वो व्यवस्था उन्होंने कि अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के लिए 2 हिस्से बना दिए और उसका लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। और
उसके लाभ के चलते ही आज बिहार की राजनीति में एक नए तरह का परिवर्तन हम देख रहे हैं, या एक नए तरह की राजनीति हम बिहार में, एक सामाजिक शक्ति हम देख, मतलब कम से कम बिहार में यह है कि सामाजिक हस्तक्षेप करने का एक जो ठोस ढांचा है वो जमीन पर दिखाई देता है। आपको ध्यान होगा, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हाल तक, जब तक सरकार ने घोषणा नहीं की थी कि जाति जनगणना करेंगे, तब तक वो जाति जनगणना के बारे में किस तरह की बातें करते थे जी। सरकार में हो या सरकार के समर्थक जो संगठन हैं उनकी ओर से जो बातें की जाती थी। और परसों प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में कहा, मन की बात में, कि इससे जो है समाज में समता लाने में मदद मिलेगी जी। तो ये जो परिवर्तन है इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? सिर्फ वोट है या जन उभार और जन चेतना भी है? देखिए, एक तो बात बिल्कुल 100% सही है कि वो हमेशा से इस समाज की जो पूरी संरचना रही है, यानी जाति आधारित जो संरचना है, उसको नकारने का काम करते रहे हैं, उसको नकारते रहे हैं। 2001 में ये तय हो गया कि भाई जाति का कॉलम अब जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने मंडल कमीशन लगा दिया। मंडल कमीशन के खिलाफ चले गए लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास डाटा क्या है? तो भाई डाटा तो हमारे पास उस समय का है जो डाटा 1931 में आया था, और 1931 में जो जाति है उसने जो लिस्टेड की थी वो 4000 के बराबर की, 4000 के आसपास की कुछ जातियां थी, उसी की एक लिस्ट बनाई हुई थी। तो भाई आप कुछ तो हमें तर्क देंगे कि हम क्यों 27% कर रहे हैं या उसको कुछ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वो सीलिंग लग गया उसमें इंदिरा साहनी का जो पूरा केस है। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये बहुत, काका कलेलकर आयोग ने पहले ही मैंने आपको बताया कि कह दिया, बीपी मंडल आयोग ने भी कह दिया था कि आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, लेकिन सरकार माने, और एनडीए की सरकार तो बिल्कुल ही इसके पक्ष में नहीं थी। यहाँ तक कि जो कमिश्नर थे उस समय के, वो भी 2-3 मीटिंगों के बाद इस बात से कन्विंस हो गए कि हाँ, कास्ट का कॉलम अब जुड़ जाना चाहिए। सेंसस कमिश्नर, जनगणना जो आयोग के जो प्रमुख अधिकारी थे, क्योंकि वो कई जगह सेमिनारों में गए, कई जो सोशल साइंस के जो विद्वान हैं उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा, सहमति आ गई उनकी। लेकिन ये हुआ कि नहीं, हाईकमान का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक इस देश की तकदीर कैसे बदलेगी? इस देश की तकदीर तो हाईकमान बदलता है, इस देश की तकदीर तो समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बनाएगा, तो ऐसे कैसे काम चले? और ये फाइनली ये हुआ कि 2001 में भी नहीं हुआ। लेकिन 2001 के बाद 2 स्तरों पे बीजे जी काम हुआ, और ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये हुआ कि सोसाइटी में ये बात और ज़्यादा गहरे स्तर पर, चेतना के स्तर पर विकसित होती चली गई कि देश में जाति की गणना तो होनी चाहिए। ये 20 साल में ये। दूसरी तरफ और एक कोशिश हुई, जो ये कोशिश हुई है, जो लोग जाति गणना का विरोध कर रहे थे, वो ये तय मान लिए थे कि जाति गणना तो हमें करानी पड़ेगी। आज नहीं कराएंगे, हम 25 साल के बाद कराएंगे, लेकिन जाति गणना तो हमें करानी पड़ेगी। तब हमें करना क्या होगा, तब हम कैसे इससे निपटेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे 25 वर्ष में एक काम हुआ है, और वो ये काम हुआ है कि जाति गणना जैसी जब स्थिति आएगी तो कैसे हम एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला हम तैयार कर लेंगे। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? कास्ट वर्सेस कास्ट, जाति वर्सेस जाति का जो के बीच जो संघर्ष है, उसका एक ढांचा कैसे खड़ा हो जाए, इस बीच में ये कोशिश हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जाति वर्सेस जाति, खास तौर से उन जातियों के बीच में जिनको हम एससी कैटेगरी कहते हैं, एससी कैटेगरी कहते हैं और ओबीसी कैटेगरी कहते हैं, उनके बीच में जाति वर्सेस जाति की लड़ाई इन 25 वर्षों में बहुत तेज हुई है। इससे पहले एकता की लड़ाई, एकता के साथ लड़ाई लड़ रहे थे लोग, अब इसमें डेवलप हो गई नहीं है। तो ये जो फैसला है, ये फैसला दरअसल समाज में जो ढांचा बना है अपनी ताकत का, कराए बिना आप गुजारा कैसे होगा? चुनाव हार गए बिहार का,
बिहार का चुनाव जो पहले हुआ था, जब महागठबंधन की सरकार बनी, क्या नारा लगा? मोहन भागवत जी का एक बयान आ गया आरक्षण और के वो विरोध में। आरक्षण के विरोध में। और आप सोचिए कि फिर वो जाति गणना की बात वहाँ की पार्टियों ने की और क्या नतीजा आ गया। आप सोचिए कि बिहार में अब चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तुरंत, अभी थोड़े दिनों बाद, और आप बिना जाति गणना के सवाल को संबोधित किए आप चुनाव जाके लड़ सकते हैं? या आज के बाद जो भी चुनाव देश में भी होंगे, क्या आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो इससे क्या क्या इस जाति जनगणना से निकलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे, थोड़ा अलग अलग करके संक्षेप देखिए, में बताइए। जाति गणना का कोई मॉडल हमारे पास अभी नहीं है। जी, नहीं, जो है जाति 1921 जनगणना का तो है, हो जाएगी वो तो। 1921 का है जो नहीं, मान लीजिए हो गई है, तो उसके क्या क्या फलितार्थ होंगे नहीं, ये तो तय होगा सामाजिक स्तर पे? नहीं नहीं, ये तो तय उससे होगा कि आपकी मंशा क्या है। जी क्योंकि मंशा ही ये तय करेगी कि आप जाति गणना के लिए क्या क्या पैमाने तय करते हैं, जी किस किस तरह के सवालों पर आप डाटा इकट्ठा करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है, और ये इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी मंशा क्या है। समाज को बनाने की है, समाज को निर्मित करने की है, कि समाज के बीच आपको जातिवाद को ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत, ये आपकी मंशा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आप अभी ये नहीं कह सकते कि इससे क्या निकल के आएगा। और अभी के जो अनुमान हैं दलित और पिछड़ी जातियों के, वो 50% आरक्षण से नीचे नीचे सबको आरक्षण देना है। अगर ये संख्या ज़्यादा होती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाना एक नतीजा, ज़रूरी नतीजा होगा, अगर न्यायपूर्ण ढंग से आरक्षण को लागू होना है तो। दरअसल देखिए, हम लोग बात जाति गणना को लेके जब करते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादातर बात को अपने केंद्रित कर देते हैं आरक्षण सीमित पर। कर देते हैं, वो ठीक बात। वो बहुत ही गड़बड़ है। आरक्षण मिलता कितनी नौकरियों में है? भारत सरकार कितनी नौकरियां पैदा करती है? 2 करोड़। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उस पर आते हैं अलग हाँ। से। लेकिन आरक्षण के संदर्भ में जितना भी है, हाँ तो वो सीमा तो बढ़ानी पड़ेगी फिर। हाँ, आरक्षण की सीमा बढ़ानी अवश्य पड़ेगी। संभावी परिणाम एक तो ये होगा ही, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात है कि सबको इज्जतपूर्ण जीवन यापन का अधिकार मिले, जो कि सरकारी नौकरियों से नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो बाकी संसाधनों और रोजगार मूलक समाज की अर्थव्यवस्था कैसे हो, जिसमें जो अभी 50% से नीचे के लोग हैं उनको भी इज्जतपूर्ण रोजगार मिले, तो पूरे अर्थतंत्र को पुनर्गठित करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, आपको सब कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। और उसमें जिन कामों के लिए अभी कोई पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है, नाम मात्र को मिलता है, जैसे आप मनरेगा में काम कराते हैं और न्यूनतम वेतन नहीं देते, तो वो भी सब बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे आर्थिक ढांचे के बारे में, जातीय जनगणना के बाद नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और आर्थिक में मतलब, जैसे मान लीजिए कि अब एक सवाल हम जैसे उठाए कि आप आर्थिक का सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जी जी। शिक्षा के बिना, जैसे मान लीजिए आरक्षण तो तब मिलेगा जब आप शैक्षणिक हो जाएंगे ना। जी। अब शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी? आप अगर पब्लिक जो पब्लिक यानी सार्वजनिक, यानी कि लोगों के पैसे के बूते जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, अगर उसको आप बंद कर देंगे तो कैसे लोग पढ़ेंगे? आर्थिक रूप से जो मर्जी कर लीजिए, जो कर लीजिए। आप प्राइवेट में आप चले जाइए, आज सर्वे कर लीजिए कि मान लीजिए जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में ये कौन से समाज के लोग जाके पढ़ते हैं, कौन से समाज के लोग। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसके कितने लोग जाते हैं, एससी जो है जिसको आप अनुसूचित जाति कहते हैं, उसकी कितनी भागीदारी है, अनुसूचित जाति जनजाति जो है उसकी कितनी भागीदारी, तो आप पाएंगे कि उनके पास तो नदारद है। वहाँ वही कुछ बच्चे जाते हैं जिनके पिता जो हैं वो अफसर हो गए हैं, या कुछ ठेकेदारी में चले गए हैं, या कुछ आय के एक स्रोत के रूप में वो उनकी जगह बन गई है, उन्हीं के बच्चे कुछ जा पाते हैं। लेकिन जो परसेंटेज हिस्सा है, यानी कि बहुसंख्यक जो हिस्सा है, वो तो
उसकी तरफ देख भी नहीं सकता, बिल्कुल। उसकी तरफ तो झांक भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि हम कहीं ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें जा भी सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ये जो आर्थिक आप जो बात कर रहे हैं वो केवल आर्थिक कमाई और खर्च करने का ही मसला नहीं है, शिक्षा उससे शिक्षा का। और फिर अब मान हम लीजिए लोग कि से आप जुड़े। मेडिकल में, आप मेडिकल के संस्थानों का आप कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। आप प्राइवेटाइजेशन जब कर लेंगे तो जिस हालात में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा रहता है वहाँ तो ज़्यादा बीमारी के कारण मौजूद है, उसको ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत होती है, छोटे मोटे मेडिकल की ज़रूरत होती है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है सरकारी अस्पतालों में, उसको पूरा दिन लग जाता है, यानी कि वो उस दिन मजदूरी भी नहीं करने जा सकता। हम आस पास के लोगों को हम देखते हैं अपने घरों में कि वो मजदूरी करने नहीं जा, हॉस्पिटल गए हैं साहब। हॉस्पिटल क्यों गए? अरे तो यहाँ तो डॉक्टर जो है वो इतना पैसा मांगता है, 10 तरह का जांच लिख देता, यानी एक पूरा तंत्र है खड़ा हुआ। उससे बचने के लिए वो सरकारी में जाते हैं, और सरकारी में जाते हैं तो उनको वो कि अभी की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें लोगों की जो ज्ञान परंपराएं, लोक ज्ञान परंपराएं हैं, उनको मूल्यहीन माना जाता है। उनको काल बाहे बिना जाने उनको काल बाहे, वो चाहे खेती के बारे में हो, चाहे भवन निर्माण के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, बिल्कुल। चाहे जल प्रबंधन के बारे में हो, मतलब जीवन का कोई ऐसा ज़रूरी हिस्सा नहीं है जिसके बारे में हज़ारों और कुछ क्षेत्रों में सैकड़ों साल से जो ज्ञान को बढ़ाया गया है, उस पे लोगों ने शोध किया है, अनुभव किया है, और उसको एक तरह से श्रवण मतलब ओरल ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ता है। तो हमारे औपनिवेशिक मानस के चलते और अभिजात्य मानस के चलते, जिसकी जानकारी नहीं रहती कि समाज में नीचे के पायदान पे जो लोग हैं उनकी ज्ञान पद्धतियाँ क्या हैं, उनके लोक व्यवहार क्या हैं, उसका क्या मूल्य होना चाहिए, उसका आर्थिक मूल्य क्या होना चाहिए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किस ढंग से होनी चाहिए, इनके बारे में हमारा समाज उदासीन भर नहीं है, उसको अवैध और उसको कालबाह्य घोषित कर रहा है। तो इन चीज़ों पे भी जाति जनगणना का असर पड़ेगा, आपको कुछ लगता है? इस तरह पड़ेगा। के मौलिक चिंतन वाले राजनेता निकलेंगे? जो शुरू में आपने कहा आरक्षण तक बहस, मुझे भी ये लगता है कि अपने आप में ज़रूरी चीज़ है आरक्षण, लेकिन इन पहलुओं पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो समतामूलक समाज कैसे बनेगा? देखिए विजय जी, एक बात तो है कि जाति गणना के जो नतीजे निकल सकते हैं, अगर मंशा साफ हुई, जो समाज को बनाने की मंशा साफ हुई, तो जो भी आंकड़े निकलेंगे उसको इस्तेमाल करने वाली समाज में अलग अलग शक्तियां होंगी। पर राजनीति तो वही दिख मैं नहीं कह रही रहा है हूँ, अभी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जी। कि इससे घबराहट क्यों हो रही है लोगों को। दरअसल घबराहट ये हो रही है कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की एक जमीन इसके बाद तैयार होगी, उसका दबाव बनेगा समाज पर, उसका एक दबाव बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप केवल जाति के नाम पर वोट मांगेंगे और आपको वो मिल जाएगा, एटीएम कार्ड की तरह नहीं होगा। कुछ मौलिक सवाल खड़े होंगे। अब कुछ मौलिक सवाल मतलब हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, जब तक कि समाज की सच्चाई नहीं है। अब इस सच्चाई का इस्तेमाल किस तरह से कौन करेगा, ये तो फिर एक अलग अध्याय हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो पहले आए सामने। एक जैसे बिहार में आ गई कि भाई जो 40% जो दलित हैं वो शिक्षा से बाहर है। अब बताइए आप, तो इसका मतलब कि जाति का संबंध एक शैक्षणिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। अब जो सबसे कम पैसे कमाने वाले लोग हैं वो समाज के, वो दलित उनको कहा जाता है या उनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो लोग हैं। ये बिहार के सर्वेक्षण में ये बात आई, यानी कि लिंक है, सारी चीजें लिंक है उसमें। तो ये सोचा जाए कि मान लीजिए कि हम कह दें कि 14% जो यादव हैं, अरे भाई यादव तो बच्चे जो हैं आज भी कई घरों में काम करते हैं। ये सवाल को कितने दिन दबा के रखेंगे आप? यादव के नाम पर आप मान लीजिए कि आप कहेंगे हम सरकार बना लेंगे, हम इतनी संख्या में, तो संख्या केवल संख्या नहीं, आदमी को तो
चाहिए ना। आदमी को तो एक उसकी चेतना तो काम करती, सक्रिय रहती है, 24 घंटे सक्रिय रहती है ना। आप कितने दिन जाती जाती करके आप उनको बदला नहीं। इसका मतलब कि फिर कुछ अच्छे मौलिक सवाल, बुनियादी सवाल खड़े होंगे जो समाज निर्माण के लिए जरूरी है। और जो बात आप बोल रहे हैं जी जी, यहीं से बात वो निकलती है कि दरअसल क्या अभी होता है कि हमारे भीतर जो सोच होती है उसको आप दबाते हैं, दमन करते हैं। मैं विजय जी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने बहुत ही ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा जिनको कि बहुत ही हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है और गंवार कहा जा रहा है, अनपढ़ कहा जा रहा है। लेकिन जब मैं उनकी वैज्ञानिक चेतना से रूबरू होता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। हमने कहा जो पक्ष हमें दिखाया जाता है कि अनपढ़ है, देखिए इनको कपड़ा पहनने की तमीज़ नहीं है, बैठने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, खाने की तमीज़, अरे ये सारी तमीज़ तो आपने बनाई है, उसकी तमीज़ को तो आपने स्वीकार ही अभी तक नहीं किया है, जाना भी नहीं, उसको तो हिकारत से देख रहे हैं। तो उसकी चेतना में जो बातें हैं मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ कि भाई ऐसे लोग सोचते हैं। और आप सोचिए कि समाज में वैज्ञानिक जो चेतना का विकास क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह यही है कि जिनके पास वो चेतना थी उनको आपने सप्रेस किया। बीकानेर में गया, बीकानेर के राजमहल में मैंने पंखा देखा, पंखा टेढ़ा था वो, ऐसे पहले पंखा जो था ना ऐसे डैना सीधा है ना, इसका डैना वैसे था। तो राजा वो पंखा ले आए लंदन से। हमने कहा राजा लंदन से पंखा क्यों ले आए? तो लंदन गया, पंखा ले आए। भाई राजा को जरूरत ही नहीं हुई कि अपने लोगों से हम कहें कि जो दिन भर ऐसे हिलाते हैं पंखा, हवा देते हैं, उनको हम प्रमोट करें कि भाई इस तरह का तुम पंखा बना दो। उसकी जरूरत नहीं हो, चले गए लंदन। अरे भाई हवा वो पैदा कर रहा है, तुम उस पर भरोसा करो, वैसा भी बना देगा और जैसा चाहोगे वैसा बना देगा। लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया, लंदन गए, वो ले आए। मैं ऐसे 5-6 उदाहरण आपको देश की जो नीतिगत बात करने वाले लोग हैं उनके बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। सब भी देश से इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट करा लो, नकल करा लो। आपने पिन भी एक नहीं बनाया, आपने एक पिन बनाया होता तो मुझे बता दीजिए आप। इसलिए कि समाज की बहुसंख्यक जो आबादी की जो वैज्ञानिक चेतना है उसका इस्तेमाल करने से आपको असुरक्षा बोध पैदा हुआ कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, ये आगे आ जाएंगे, वैज्ञानिक चेतना इनका काम करने लगेगा तो हमारी रियासत तो चली जाएगी साहब। तो इस पूरी बात को अगर अपन अंतिम उसमें दोबारा से कहें तो जातीय जनगणना से सिर्फ आरक्षण कितना हो न्यायपूर्ण, ये तो एक मामूली सा परिणाम है। उसके अलावा पूरी राजनीति, अर्थरचना, इसका स्वरूप बदलेगा और बुनियादी चिंतन से पूरे समाज की क्या शक्ल होगी न्यायपूर्ण, वो नतीजे और वो राजनीति खड़ी होने की संभावना है। 2 लाइन में मैं कह देता हूँ जी। मेरा अपना मानना है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना अगर होगी, ये जाति गणना जी, तो पहली जनगणना ये होगी। मेरा ये मानना है कि अब तक भारत को आपने जानने की जनगणना नहीं की है। अंग्रेजों ने जो पैटर्न किया स्थापित, आप उसी के तर्ज पर कुछ कुछ करते रहे। लेकिन आज़ाद भारत की पहली जनगणना वही मानी जाएगी जिसमें कि जाति का कॉलम होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जनगणना से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक सोशल टेक्नोलॉजी विकसित होगी जो अब तक सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर इम्पोज किया जाता रहा है, उसका वो जवाब तैयार करेगी। ये मैं बात अपनी कह के इसको कंक्लूड कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और उम्मीद है कि आपके इस वीडियो को देखकर सार्थक बहस समाज में इसी उम्मीद में हम अपनी ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं और ऊर्जा खर्च भी करते हैं। हर स्तर पे बहस होगी और एक नई लोक नीति खड़ी होगी जिससे देश निर्माण के नए रास्ते खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।